हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल जी। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप लोग यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी में क्वालिफाई करते हो, मतलब अगर आप यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो अपने इस एग्ज़ाम्स को, आपको सबको पता है कि यहाँ पे सी एस नेट में 3 कैटेगरी है। एक हमारे पास है दोस्तों कैटेगरी 1, जिसमें आपको जेआरएफ मिलता है। एक हमारे पास है कैटेगरी टी, जिसमें आपको दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर मिलता है। और तीसरी कैटेगरी दोस्तों आपकी होती है एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो दोस्तों, आज हमारा यही मुद्दा है कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन टू पीएचडी के अंदर क्वालिफाई करते हो तो इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो आज हम दोस्तों इसी मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर कट हो जाएगी कि आपको एडमिशन तो पीएचडी के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, या आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये CSIR नेट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये हमारे यूजीसी है, इन्होंने ऐसा स्टेप क्यों उठाया। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे पर्पस की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी पीएचडी ओनली कैटेगरी इज ए न्यू सिस्टम वेयर यूजीसी नेट स्कोर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए अल्टरनेटिव टू यूनिवर्सिटी कंडक्टेड एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने यहाँ पे एक सिस्टम बना दिया। पहले क्या होता था ना कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ आपके यहाँ पे पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम्स लेती थी। अगर मान लीजिए आपको डीयू के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको डीयू का पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता था। अगर मान लीजिए आपको जेएनयू के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको जेएनयू का देना होता था। इसी तरीके से अगर आपको किसी स्टेट लेवल में या किसी सेंट्रल लेवल में अगर आपको दोस्तों पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको उन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करना होता था। लेकिन यूजीसी ने क्या कर दिया है कि अब इन्होंने यहाँ पे नेट को ही, मतलब जो आपका पेपर होता है नेट का, इन्होंने उसी को ही यहाँ पे बोल दिया है कि अगर आप इसकी कैटेगरी नंबर 3 को क्वालिफाई कर लेते हो तो ये सभी जगह पे आपका माना जाएगा, चाहे वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, या कोई आईआईटी जो एनआईटी जो, जिसमें भी आप यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इसके थ्रू ले सकते हो। तो ये इन्होंने एक सिंगल एग्ज़ाम्स यहाँ पे कर दिया है, मतलब एक तरीके से। और इसका जो स्कोर कार्ड है वो उनके वहाँ पे आपका एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर मान लीजिए कि इन फ्यूचर अगर डीयू आपका यहाँ पे पीएचडी में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेता है तो आप दोस्तों वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करते हो, आपको उनका एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर जेएनयू कल आगे चल के अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है तो आप उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए वहाँ पे अवेलेबल हो। तो ये तो दोस्तों इनका पर्पस है कि ये क्या कर रहे हैं कि आपको अब बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक ही एग्ज़ाम्स वैलिड है। ठीक है, और वो है नेट का एग्ज़ाम। तो अगर आपका कैटेगरी 3 क्वालिफाई है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसकी जो एलिजिबिलिटी है तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि कैंडिडेट इन दिस कैटेगरी हैव अचीव्ड द रिक्वायर्ड स्कोर फॉर एडमिशन बट नॉट हैव, है ना, नॉट मैट द हायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे कैटेगरी 3 को क्वालिफाई करते हो तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो केवल पीएचडी के लिए ही माना जाएगा, यानी कि आपको मिनिमम इतना कट ऑफ निकालना है कैटेगरी 3 के लिए कि आप पीएचडी में आपका एडमिशन हो पाए। लेकिन ये आपका एलिजिबल नहीं है जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। ठीक है, ये तो दोस्तों इसका यहाँ पे क्राइटेरिया है, मतलब आपको कैटेगरी 3 क्वालिफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस है तो वो क्या है, तो होल्डिंग दिस क्वालिफिकेशंस अलाउ कैंडिडेट्स टू डायरेक्टली अप्लाई फॉर पीएचडी इंटरव्यू एट वेरियस इंडियन यूनिवर्सिटी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि इसका पर्पस क्या था। इसका सिंपल दोस्तों पर्पस ये है कि अगर
कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी आईआईटीज़ या कोई भी एनआईटीज़ अगर पीएचडी के लिए एंट्रेंस ले रहा है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो इसके थ्रू। तो ये तो दोस्तों इसके फ़ायदे हो गए। इसके फ़ायदा क्या है कि अब आपको बहुत सारे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट लेवल पे जाके या सेंट्रल लेवल पे जाके या आईआईटीज़ में जाके। आपको अगर ये क्वालिफाई कर लिया है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, ठीक है, और आपका दोस्तों वहाँ पे मेरे ख्याल से ईजिली हो जाना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स यानी कि इसके कुछ नुकसान के बारे में। तो देखो दोस्तों, जो सबसे बड़ा नुकसान अगर इसमें है तो सबसे बड़ा नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो वो दोस्तों ये है नो फेलोशिप, है ना। तो मतलब अगर दोस्तों आप यहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो, मतलब इसके थ्रू, जैसे मान लीजिए डीयू वाले वहाँ पे अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, तो जो डीयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करेगा तो मीन्स दैट कि उनको स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप दोस्तों मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पे थर्ड कैटेगरी के थ्रू जा रहे हो, यानी कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आपको ना डीयू की तरफ से, ना आपको क्या बोलते हैं सेंट्रल की तरफ से, ना आपको बोलते हैं किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से लाइक CSIR यूजीसी आपको कोई फंडिंग नहीं करेगा आपकी पीएचडी के लिए। मतलब आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि अनलाइक JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, है ना, कैंडिडेट्स इन दी पीएचडी ओनली कैटेगरी डू नॉट ऑटोमेटिकली रिसीव ए फेलोशिप और स्टाइपेंड टू सपोर्ट दियर पीएचडी, ठीक है। तो सीधी सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का फेलोशिप नहीं मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। और मैं तो बोलूँगा ही दोस्तों कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपका सबसे बड़ा पर्पस यही होता है कि आपको पीएचडी के लिए स्टाइपेंड मिलता है। अगर वही नहीं मिलेगा तो फिर आप किस काम की आपकी पीएचडी। आप 5 साल भी दो, आप अपनी जेब से पैसा भी दो, दिमाग भी ख़राब करो, ठीक है। तो मेरे को तो ये लगता है कि ये कोई मतलब फ़ायदे का सौदा है कि आपको अपनी जेब से पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है अपनी रिसर्च के लिए, ठीक है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो बहुत ही उसमें अलाउंस खर्च होता है। तो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो इसके लिए, मैं तो ये बोलूँगा कि भाई अगर आपका थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई भी हुआ है तो भाई उसको ड्रॉप कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप JRF के थ्रू जाएं, या मतलब आप कोशिश कीजिए कि आपको स्टाइपेंड मिल सके। कैटेगरी थर्ड में तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, तो मैं तो कह रहा हूँ फिर से दोबारा आप यहाँ पे, है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, मतलब CSIR दीजिए, यूजीसी दीजिए, दोबारा से दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको इन दिक्कतों को सामना ना करना पड़े। और दूसरा दोस्तों यह है कि अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट वहाँ पे सपोज़ करो आप किसी IIT में, है ना, यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, मान लीजिए आप IIT दिल्ली के अंदर दोस्तों आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो हम बात करते हैं कि सपोज़ करो दोस्तों अगर आपको IIT दिल्ली में एडमिशन चाहिए, है ना, अगर दोस्तों आपको यहाँ पे IIT दिल्ली में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो मान लीजिए IIT दिल्ली में 20 सीटें हैं पीएचडी की। हम मान के चलते हैं कि IIT दिल्ली में आपकी 20 सीटें हैं किसकी, पीएचडी की। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि यहाँ पे JRF वाला भी अप्लाई करेगा, है ना, यहाँ पे JRF वाला भी अप्लाई करेगा, खुद उनके जो MTech पास आउट होंगे वो भी उसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। IIT में से जिसने BTech किया होगा, है ना, या जिसने वहाँ से मास्टर्स किया होगा तो वो भी आपका क्या बोलते हैं पीएचडी के लिए अप्लाई करेगा, है ना। JRF वाले भी वहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे। और तो 20 सीटों में तो ये लड़ ही रहे हैं भाई, इनका भी लड़ाई चल रहा है 20 सीटों में। और दोस्तों साथ में क्या होगा कि आप भी जा रहे हो कैटेगरी थर्ड से, है ना, आप क्या करो दोस्तों कैटेगरी थर्ड से आप यहाँ पे जा रहे हो। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि सामने जो गाइड बैठा है ना, जिसके अंडर में आप पीएचडी करोगे, क्योंकि गाइड ही चुनता है वहाँ पे, तो गाइड किसको लेना पसंद करेगा, जिसका JRF क्वालिफाई है, जिसका मास्टर्स क्वालिफाई है ना, मतलब थ्रू IIT, जिसने IIT से अपना मास्टर्स कर रखा है वो वहाँ पे अप्लाई कर रहा है, और एक आपने वहाँ पे JRF वाला कैंडिडेट है और दूसरा आप जा रहे हो, ठीक है। तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली कम है भाई, वो आपको लेंगे ही नहीं। मतलब 1%, मैं ये बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए 100% है तो 100% में से आपका 10% ही चांस है कि आपको वहाँ पे सिलेक्ट किया जाए, है ना। 10% ही चांस है कि आपका वहाँ पे मौका बने कि आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन मिल पाए। तो वो तो मेरे को लग नहीं रहा है कि आपको वहाँ पे पीएचडी का एडमिशन, क्योंकि दोस्तों अगर हम पुराना डाटा देखें
तो पुराना डाटा ये निकल के आया है सामने कि जितने भी लोगों ने वहाँ पे कैटेगरी थर्ड के थ्रू अप्लाई किया है उसमें से मैक्सिमम दोस्तों रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो कैटेगरी थर्ड एक तरीके का लॉलीपॉप है जो आपको गवर्नमेंट ने थमा दिया है कि ले भाई इसको लेके बैठा रहे और खुश हो ले कि तुम्हारा कैटेगरी थर्ड में हो गया है। और अगर आप इस बार का भी रिजल्ट देखते हो ना तो लगभग 10,000 स्टूडेंट्स ने कैटेगरी थर्ड के अंदर क्वालिफाई किया है। समझ में आ रहा है, 10,000 स्टूडेंट ने आपका कैटेगरी थर्ड के अंदर अप्लाई किया है और इसकी जो वैधता होती है, इसकी जो वैलिडिटी होती है एडमिशन लेने की, वो केवल दोस्तों 1 साल की होती है। अगर आपको 1 साल के अंदर कहीं पे एडमिशन मिल गया तो अच्छी बात है, वो भी आपको बिना किसी फेलोशिप के मिलेगा, बिना किसी स्टाइपेंड के मिलेगा। तो वो तो पीएचडी आपकी वैसे ही बर्बाद हो रही है ना, बिना पैसों के, क्योंकि फिर आपके ऊपर लोड आ जाएगा और सर्टेन टाइम के बाद आपको लगेगा मैं क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों 10,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं किसके, पीएचडी। अब आप कट ऑफ देख लो ना, 34 33 तो कट ऑफ गई है। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई बढ़िया चीज़ है। बस एक तरीके का लॉलीपॉप आपको दे दिया है कि आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी है, आपको डीयू के पास नहीं जाना है, आपको जेएनयू के पास नहीं जाना है, आप डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको रियल में इंटरेस्ट है पीएचडी में और आपको लगता है कि आप बिना पैसों के भी पीएचडी कर सकते हो तो भाई साहब ये फिर आपके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा, मैंने आपको बता दिया कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके दोस्तों नुकसान क्या है। दूसरों दोस्तों यहाँ पे लिखा है नो टीचिंग क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कैटेगरी थर्ड के अंदर अप्लाई करते हो तो दोस्तों इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और किसी डिग्री कॉलेज में लेक्चरर की पोजीशन के लिए क्वालिफाई हो गए हो, है ना। उसके बाद भी आपको यहाँ पे नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोई टीचिंग क्वालिफिकेशन वाला आपका नहीं है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों इसके ड्रॉबैक। तो फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा है। फ़ायदा बस एक ही है कि आपको मल्टीपल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है और आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाके बैठ सकते हो। और नुकसान इसके दोस्तों बहुत सारे हैं कि सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो दोस्तों यही बोलूँगा कि फिर से है ना अपना नेट क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझसे है ना आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग CSL नेट एग्ज़ाम, रिगार्डिंग गेट एग्ज़ाम, रिगार्डिंग जैम एग्ज़ाम, तो आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के दोस्तों ग्रुप हैं, आप स्कैन कीजिए और मेरे से दोस्तों कनेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।